सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक वैसे हैरान होता हूं कि क्या पीटीआई में सिर्फ 2-3 लोग ही बच गए हैं जो कुछ सियासी समझबूझ रखते हैं, क्योंकि बाकी तो मारदार और बर्बादी पर यकीन रखते हैं। हर पार्टी में शदीद किस्म के डिक्टेटरशिप है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपनी राय का इजहार किया तो पीपल्स पार्टी ने इनसे सेनेट का इस्तीफा मांग लिया। मतलब एक फर्द की गुफ्तगू ने पूरी पीपल्स पार्टी का नुक्ते नज़र वाजे कर दिया कि एक ऐसी आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं जो इनकी आवाज़ से मुख्तलिफ हो। नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो एक दफ़ा खुर्शीद कसूरी ने कोई सवाल कर दिया था कि वहीं कह दिया कि मेरी पार्टी छोड़ दे। यही कल्चर अब पीटीआई में उभर रहा है। अगर यास्मीन राशिद की बात इमरान खान सुनने को तैयार नहीं और असद उमर इन्हें कहते हैं कि वो चुप करें, किसी से बात न करें, इसका मतलब है कि अगर जमान पार्क में पुलिस पीटीआई के वर्कर्स पर शेलिंग करे या फिर पीटीआई वर्कर्स पुलिस वालों पर पेट्रोल बम मारें तो आप खामोश रहें, आप किसी से बात न करें। ये सबक था जो असद उमर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को दिया। फिर भी यास्मीन राशिद ने सदर अलवी को फोन किया कि खान साहब को समझाएं वरना लोग मारे जाएंगे, ये लड़ाई फिर किसी दिन लड़ लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी को फोन करके कहा था कि IMF डील रुकवानी है, तो आगे से मोहसिन लगारी बोले कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। जो सवाल शौकत तरीन को इमरान खान से करना चाहिए था वो मोहसिन लगारी कर रहे थे। तरीन साहब इस मुल्क को दिवालिया कराने पर तुले हुए थे क्योंकि इनकी वजारत चली गई थी। मतलब अगर आप वजीर या वजीर आजम नहीं रहे तो फिर आपकी बला से मुल्क रहे या ना रहे, लोग मरे, पुलिस एहलकार मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जब इस्लामाबाद से लाहौर तक सबके सर पर खून सवार है, इंतकामी जज्बे हावी हो चुके हैं। चले शुक्र है कि पीटीआई में डॉक्टर यास्मीन राशिद अब भी दिमाग से सोच रही हैं। इन्हें दूसरों के बच्चों का ख्याल है जो इन बेरहम सियासतदानों की कुर्सी की जगह में मारे जाते हैं। शुक्र है यास्मीन राशिद साहिबा की इन बुरे हालात में भी जब सब पर पागलपन सवार है, आप अकेली सही लेकिन मौजूद हैं। पुलिस फोर्स जिस तरह मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल हुई या जिस तरह मुजाहिरीन ने पुलिस वालों पर जवाबी हमले किए, इसके बाद ये सवाल जरूर जहन में उभरता है कि एक साबिक वजीर आजम जो दोबारा वजीर आजम बनने का उम्मीदवार है, इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या मुल्क में सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा करके कोई मर्जी का नतीजा हासिल किया जा सकता है। किसी दोस्त का मैसेज था कि जब ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर धुआंधार लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, आप इस वक्त ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं हैं? आप सिर्फ अपने वीलॉग, कॉलम और टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, फेसबुक पर भी कोई जंगजुआना किस्म की पोस्टें नहीं लगा रहे। आप इतने कूल कैसे हैं? मैंने जवाब दिया कि 30 बरस हो गए हैं, मैंने इन सब सियासी लीडरों को बड़े करीब से देखा है। इन सियासतदानों में एक ही चीज मुश्तरक है, ये सब रोजी रोटी कमाने के लिए काम नहीं करते। इन्होंने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोई नौकरी करके तनख्वाह नहीं लेनी, आम लोगों की तरह दिहाड़ी नहीं ढूंढनी, मेहनत मजदूरी नहीं करनी, बल्कि सारा दिन दूसरों की कमाई और चंदे पर जिंदगी गुजारनी है। इलेक्शन के मौके पर उन्होंने टिकटें बेचकर अगले 5 साल का खर्चा पूरा करना है। असेंबलियों में चंद दिन जाकर पूरे महीने की तनख्वाह लेनी है। इन्हें मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त हवाई जहाज की बिजनेस क्लास की टिकटें मिलती हैं। इन्हें घर से वजीर आजम हाउस तक सरकारी हेलीकॉप्टर, लग्जरी गाड़ियां, सिक्योरिटी सब कुछ मैसर है। आलमी टूर करें तो खुसूसी चार्टर तैयारे इनके लिए हाजिर है। बैरून मुल्क जाएं तो इन्हें डॉलरों में रोजाना अलाउंस मिलता है। वापसी पर करोड़ों रुपयों के तोहफे मिलते हैं जो ये 10-20% अदा करके घर ले जाते हैं और फिर करोड़ों रुपयों में भेज देते हैं। हर महीने सऊदी अरब उम्रे के नाम पर पहुंच जाते हैं और नया ज्वेलरी बॉक्स ले आते हैं। हर दफा नया दौरा और नए हीरे जवाहरात के गिफ्ट। फिर भी खर्चे पूरे करने के लिए वो तरक्याती फंड्स के नाम पर हर साल करोड़ रुपए ले जाते हैं। फिर हर जिले में डिप्टी कमिश्नर इनका अपना होता है। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर अमूमन 20-30% कमीशन लिया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका लैंड क्रूजर तोहफे में दे देता है। मुझे याद है कि एक दफा लियाकत बलोच साहब ने एक दोस्त की मौजूदगी में कहा था कि जो लोग 2002 की कौमी असेंबली में साइकिल पर असेंबली आए थे वो 5 साल बाद लैंड क्रूजर पर घरों को वापस गए। यहाँ कहा जाता है कि गरीब या मिडिल क्लासिये को पार्लियामेंट भेजो, जिनकी बात लियाकत बलोच ने की थी। ये भी लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे, 5 सालों में करोड़पति बन गए। आपका क्या ख्याल है कि ये लोग सियासत में आवाम की खिदमत करने आते हैं? अगर खिदमत करने आते तो भारतीय वजीर आजम मोदी की तरह अपने सारे ताइफ तोशाखाना में जमा करा के ऑक्शन कराते और पैसे गर्ल्स एजुकेशन
फंड में जमा कर देते। सियासत तो एक कारोबार है, इसमें शुरू में गुड़ ज्यादा डालना पड़ता है, फिर मुनाफा ही मुनाफा, फिर आप अवाम के पैसे पर अय्याशी करते हैं। अगर आप हुकूमत चलाने में नाकाम हो जाएं और अवाम आपके पीछे पड़ जाएं तो इन्हें कोई ऐसा नारा दे दो कि वो मरने मारने पर तुल जाएं और आपकी नाकामियों और करप्शन को भूल जाएं। जो लोग मुल्क के वजीर आज़म रहे हों, इन्हें इस ज़मन में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये मुल्क कहीं नहीं दौड़ा जा रहा। सियासत और सियासतदान लंबी रेस के घोड़े होते हैं। नवाज शरीफ 10 बरस बाद तीसरी दफा वजीर आज़म बन गए। जरदारी 11 साल जेल में रहने के बाद सदर बन गए। गिलानी 5 साल जेल में रहने के बाद वजीर आज़म बन गए। इमरान खान तो खुशकिस्मत रहे कि वो बगैर जेल गए वजीर आज़म बन गए थे। अब भी इनके वजीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन हैं अगर इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरह का रवैया रवा रखा जा रहा है वो इन्हें नुकसान देगा।